हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी 2024 में सभी स्टूडेंट को देना है। जो भी स्टूडेंट इस समय मतलब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2024 के लिए वो देखिए सभी को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। या आप उत्तर प्रदेश का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप एम्स देने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए, या फिर कहीं भी राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, फिर उसके बाद आप छत्तीसगढ़ हो गया, कहीं पर भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप देखिए एक सिंगल बुक लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक, आप एनसीईआरटी बुक से अच्छे से रीड करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। या फिजिक्स हो, या फिर केमिस्ट्री हो, या फिर बायोलॉजी हो, ये सबसे बेस्ट बुक होती है। तो क्योंकि इसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए ये जो 12th एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की 12th एनसीईआरटी, तो इसमें हम लोग 12th एनसीईआरटी में देखेंगे। देखिए कुछ इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्या कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा इसका एक बार पूरा रिव्यू करेंगे। एक वीडियो में तो कोई पढ़ा नहीं सकता कि ये सभी चैप्टर पढ़ा देंगे, लेकिन हाँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हिंदी में कराइए, इंग्लिश में कराइए। भाई कोई बुक ऐसी आती नहीं है ना कि उसमें हिंदी में लिखा रहे एनसीईआरटी और इंग्लिश में भी लिखा रहे, अलग अलग बुक आती हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़ें, बस पढ़ाई करें, जो भी बन पाए अपने से वो खुद करें। तो यही चीज़ आपके लिए बेस्ट है। और जो चीज़ कराई जा रही है चैनल पे, जितनी चीज़ें कराई गई हैं वो 100% इतने परफेक्ट है ना कि आपके सिलेक्शन नहीं, आपके अराउंड सराउंड में अगर पढ़ने वाले हैं ना तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी वीडियो प्लेलिस्ट में करा दी गई है, तो आप अच्छे से सभी वीडियो जाके रिवाइज करें और बार बार ये चीज़ें ना पूछें कि कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है। प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है सभी 100 के 100% सभी वीडियो रिवाइज करनी है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए कंटेंट, अगर आप 12th एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास, नहीं है तो फिर घबराइए नहीं कि मेरे पास है नहीं तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार आप देख लीजिए कि इम्पॉर्टेंट क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। देखिए एनसीईआरटी में हर जगह से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता ना, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं हर जगह से। अब लेकिन कुछ ट्रेंड होता है कि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन देखिए हर बार चेंज होता है कुछ ना कुछ। तो देखिए इसमें यूनिट नंबर 6 यूनिट से शुरुआत की गई है एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है चैप्टर के नेम दिए गए हैं, कौन सा चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे नेम दे दिया गया, यहाँ पे पेज दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर यूनिट 6 की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि अभी एनसीईआरटी से रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाएंगे अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया ये, फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। तो ये फर्स्ट यूनिट में, रिप्रोडक्शन की यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बात करेंगे इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट नंबर 7th यूनिट है। इसमें देखिए ये जेनेटिक्स के 2 चैप्टर हैं, इसमें मेंडल ही हैं, मेंडल की ज़्यादा चीज़ें इसमें दी गई हैं, मेंडल। और इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पूरा केमिकल के बेसिस पे डीएनए आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों पे इस चैप्टर में बात की गई है। अगर इवोल्यूशन की बात करिए तो इवोल्यूशन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। फिर अगर बात करेंगे कि नेक्स्ट यूनिट देख लीजिए, नेक्स्ट यूनिट आपकी 8th नंबर यूनिट है, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर 8th नंबर यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए 8th नंबर यूनिट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अभी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। इसमें ये स्ट्रेटजी एंड एनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वही कर लेंगे तो हो जाएगा। और चैप्टर डिलीट भी कर दिया गया है एनसीईआरटी से, तो वो भी सही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते थे, कुछ क्वेश्चन बनते थे तो वो भी अभी भी बनेंगे, लेकिन वो पढ़ लेना है। देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपका हो गया, बायोटेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर आते हैं, ये देखिए प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और एक आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन होते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या क्या यूजेज हैं। तो ये 2 चैप्टर हैं। फिर उसके बाद अगर इकोलॉजी में जाएंगे तो यहाँ देखिए यूनिट नंबर आएगा आपका 10th नंबर
10th यूनिट आएगी इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी देखिए कुछ चैप्टर यहाँ से रिमूव किए गए हैं, जैसे ये एक चैप्टर इकोसिस्टम रिमूव कर दिया गया है, ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनेंगे इन्वायरमेंटल इशू से, लेकिन हाँ इन्वायरमेंटल इशू से हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो ये तो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ये तो करना ही है। इकोसिस्टम डिलीट है, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट साइकिल वाला दिया गया है वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। कार्बन फिक्सेशन से, पॉलिनेशन से, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑक्सीजन रिलीज वाले में दिया गया है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ चलिए हाँ चैप्टर वाइज देखते हैं, फिर चीज़ें और समझते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें ज़्यादातर चैप्टर वाइज। ये देख लीजिए यूनिट नंबर 6 का रिप्रोडक्शन वाले में, रिप्रोडक्शन जो में 4 चैप्टर है, तो यहाँ 4 चैप्टर की कुछ हम लोग एकदम अच्छे से देखिए, एक यूनिट इस वीडियो में कर लेते हैं, एक यूनिट नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ऐसे यूनिट वाइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन पूरी यूनिट कवर करेंगे, 4 चैप्टर की क्या क्या चीज़ें इन 4 चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इसमें ब्रीफ नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो चारों चैप्टर को एक बार रिव्यू आपको बता देते हैं, चीज़ें आप कुछ समझ जाइए कि मतलब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ देखिए, अब एक फर्स्ट जब चैप्टर आप खोलेंगे तो उसमें एक साइंटिस्ट का नेम दिया गया है जो एनसीईआरटी 12th में पंचानन माहेश्वरी दिया गया है। तो पंचानन माहेश्वरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है, तो वो पंचानन माहेश्वरी जी हैं। अब एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था और जन्म कब हुआ था, तो 1904 में इनका जन्म हुआ था, 1966 में इनकी डेथ हो गई थी। और कहाँ पे जन्म हुआ था, तो ऐसे पूछा था एक बार, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका और रूस, ऐसे दिया था। तो इंडिया में इनका जन्म हुआ था। और अगर इंडिया में इनका पर्टिकुलर जगह पूछा जाए तो इंडिया में जयपुर में हुआ था। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है, और ये इंडिया में जन्म हुआ था। तो एक बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो इनका वर्क ये किस पे किए थे, यहाँ से देख लीजिए, जो ये पंचानन माहेश्वरी जी हैं, इन्होंने वर्क ये कहाँ से पढ़ाई किए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की थी। और इन्होंने वर्क किया था आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो, जो इमेच्योर एम्ब्रियो का आर्टिफिशियल कल्चर पे ये वर्क किए थे। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए, यहाँ पे देखिए चैप्टर फर्स्ट यहाँ से शुरुआत होती है। अगर बात किया जाए अभी 2023 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ABMU यूपी में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है सीनेट, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, या प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसमें ही पूछा गया था कि लाइफ स्पान किसको कहते हैं। भाई लाइफ स्पान किसको कहते हैं, और बायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट में ही दिया था। काफ़ी स्टूडेंट देखिए, ये सब जो मैं पॉइंट कवर करा रहा हूँ ना, ये सब पॉइंट मैं वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम और थ्योरी के माध्यम से वीडियो कवर कर चुका हूँ। तो जो मुझे लगेगा कि मैं कवर नहीं किया हूँ उसको बता दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ें कवर की गई हैं। कोई मुझे पॉइंट मिलता है कि मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, थ्योरी नहीं कराया हूँ और इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये सब चीज़ें कराई गई हैं। अब लाइफ स्पान क्या होता है, तो लाइफ स्पान मैंने काफ़ी बार बताया है। देखिए किसी का जब जन्म होता है, बर्थ होता है, मान लीजिए किसी का बर्थ हुआ, बर्थ फिर होगा, फिर वो तो ग्रोथ करेगा ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा ही। ग्रोथ कर लिया, फिर ग्रोथ के बाद एक निश्चित समय आएगा वो उसकी डेथ हो जाती है। देखिए डेथ, यहाँ देखिए चीज़ें, ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लिखी गई है लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग। पीरियड, लाइफ स्पान उस पीरियड को कहते हैं, उस समय को कहते हैं जिस समय से फ्रॉम बर्थ, बर्थ से लेके टू द नेचुरल डेथ होनी चाहिए। बर्थ टू नेचुरल डेथ, ऐसे नहीं है एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजीज कंडीशन की वजह से कोई पर्सन की अगर डेथ कही जाती है तो वो लाइफ स्पान के अंतर्गत नहीं आता है। लाइफ स्पान होता है बर्थ किसी का हो जाए और नेचुरल डेथ अपने आप उसकी मृत्यु हो, तो ये चीज़ है लाइफ स्पान। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था तो एक बार ये भी देख लीजिएगा। अब इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप पढ़ लीजिएगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इस पे मैंने बता दिया, सिंगल सेल आप देख लीजिएगा। फिर उस पे बाद हाँ ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें लाइफ स्पान दिया गया है कि किसका कितना लाइफ स्पान होता है। तो ये तो मैंने काफ़ी बार बताया है कि एलिफेंट का लाइफ स्पान कितना होता है। फिर उसके बाद रोज का लाइफ स्पान, एलिफेंट का कितना होता है, 60 से 90 साल तक तो ही जिंदा रहता है। डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, कितने साल तक जिंदा रहता है, 15 से 20 साल तक जिंदा ही रहता है। बटरफ्लाई का दिया ही गया है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, इसमें ज़्यादा हम लोग कवर नहीं करेंगे कि हर एक पॉइंट तो नहीं बता पाएंगे ना, कि एक बताएंगे तो 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और 5 घंटे आप तो कभी देखेंगे नहीं वीडियो, ना ही देख ही पाएंगे, ना देखने का मन करता है। कुछ स्टूडेंट तो रील देखने वाले हैं ना,
जैसे वो आता नहीं है रील देखना है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में नाच गाना ही आप लोग देख सकते हैं। अगर जिसको रील 1 मिनट की वीडियो में कॉन्सेप्ट बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सीखनी होती है कुछ स्टूडेंट को 2-4 मिनट में, तो उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है, एकदम नहीं है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ें पढ़नी है कि सेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल और आसेक्सुअल मेथड भी पढ़ लेंगे। ये देखिए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या एग्जाम्पल है, मेन तो वही चीज़ें हैं ना कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्या चीज़। जैसे अब जाएंगे आसेक्सुअल मेथड में पढ़ेंगे, यहाँ पे आसेक्सुअल मेथड में पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में कौन करता है, अमीबा पैरामीशियम करते हैं, यहाँ पे दिया गया होगा सब। यहाँ बाइनरी फिजन आप पढ़िएगा, ये देखिए ये यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए जूस्पोरा, क्लोमाइडोमोनास, कोनाइडिया, पेनिसिलियम, हाइड्रा, जेम्यूल्स, स्पंज, ये सब क्या करते हैं। बाइनरी फिजन का एग्जांपल देखिएगा अमीबा एंड पैरामीशियम। फिर बडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, बडिंग क्या होता है, जेम्यूल्स कौन होते हैं, स्पंज, जूस्पोर कौन होता है, क्लोमाइडोमोनास, एल्गी एंड फंजाई, ये सब चीज़ होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, जूस्पोर दिया गया है। कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया पेनिसिलियम होता है, बर्ड्स इन हाइड्रा, ये सब आप चीज़ें पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आएंगे, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, आसेक्सुअल में कुछ प्लांट भी होते हैं आसेक्सुअल में। ये देखिए कुछ मेथड दिया गया है आसेक्सुअल के, मेथड ये भी होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, जैसे आई में क्या होती है, अरे पोटैटो जो आलू होता है उसमें आई टाइप होती है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिंजर और बनाना में क्या होता है, राइजोम टाइप होता है, ये देखिए दिया गया है। फिर उसके बाद बल्बिल हो गया, किसमें अगेव होता है उसमें आता है, ब्रायोफिल्म लीफ, ये सब चीज़ें आप कर लेंगे। फिर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स और लो प्रोसेस होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें देख लेंगे, क्या देख लेंगे, इसमें डायसियस और मोनोसियस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ कहीं दिया होगा कि कौन से होते हैं, क्या होते हैं, डायोसियस और मोनोसियस, तो इसमें यही चीज़ें कहीं दी गया होगा, आप अच्छे से देखेंगे तो मिल जाएगा। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना देख लीजिएगा, ये तो मैंने इसके ये सब क्वेश्चन मैं सब कराया हूँ। स्ट्रोबिलंथस जो, अगर आप काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं सब वीडियो आपकी रिवाइज कर चुके हैं, अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना क्या है, डायसियस प्लांट क्या होते हैं, डायसियस एनिमल क्या होते हैं, मोनोसियस प्लांट कौन से होते हैं, मोनोसियस एनिमल कौन से होते हैं, तो आप अच्छे से जाकर रिवीजन करें। नोट्स तो बना ही लिए होंगे, अब नोट्स को डेली 24 घंटे में आप कम से कम की बात करें 4 घंटे उसको रिवाइज करें। 4 घंटे के बाद जो 4 घंटे आपको 8-9 घंटे तो पढ़ने हैं, वो समय मिलते हैं उसको सेल्फ स्टडी के लिए रखें। मतलब नए नए क्रिएटिव करें, नए नए वर्ड पढ़ें, लेकिन जो 4 घंटे आप वो नोट्स बनाए हैं उस 4 घंटे को रिवाइज करें, तो ये चीज़ है। अब अगर डायोसियस प्लांट की बात करें तो क्या हो जाएगा, डायोसियस जो एक लिंगी होता है, पपाया, डेट पाम, साइकस, काकरोच, एनिमल में काकरोच, ह्यूमन फ्रॉग, ये सब। और अगर मोनोसियस की बात करेंगे जिसमें प्लांट, जिसमें कौन क्या एनिमल, जिसमें मोनोसियस का मीन्स होता है जिसमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाते हैं। प्लांट की बात करेंगे कारा, कैस्टर, मेज, ये सब आते हैं, तो ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आप अच्छे से जाके देखेंगे तो कवर कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन की कुछ स्टेज देख लेंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ तीनों देख लेंगे, ये सब चीज़ें कराई गई हैं, तो अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। ये देखिए मोनोसियस, डायसियस, ये सब दिए गए हैं और क्या चीज़ होती हैं, तो ये चीज़ें आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आप आएंगे, एक इसमें यहाँ पे दिया गया होगा बम्बू के बारे में दिया होगा, जो बांस होते हैं, फ्लावर लाइफ टाइम में पूरे फ्लावर कितने बार देते हैं, एक ही बार देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आर्चिगोनिया क्या है, आर्चिगोनिया फीमेल पार्ट है कि मेल पार्ट, ये एंथ्रोडियोफोर क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर्चिगोनियोफोर क्या है, तो ये स्त्री वाला है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये एंथ्रोडियोफोर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लेंगे। और यहाँ पे देख लेंगे, ये भी देख लेंगे कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ देखिए क्रोमोसोम नंबर यहाँ 2n के फॉर्म में दिया गया है, यहाँ n के फॉर्म में, किस में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है, ये भी देख लेंगे। गैमेट फॉर्मेशन देख लेंगे। फिर पॉलिनेशन का थोड़ा सा देख लेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है, इसके और एक चैप्टर में पॉलिनेशन के बारे में दिया गया है, वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन और कीट के द्वारा जो होता है, ये एंटोमोलॉजी, तो वो सब चीज़ें अच्छे से मैं कराया हूँ, हर एक पॉइंट के एग्जाम्पल के साथ एकदम बेजोड़ भयानक जिसको बोल सकते हैं पढ़ाया हूँ। चाह के वीडियो रिवाइज करिए, कोई भी क्वेश्चन भविष्य में नहीं गलत करेंगे और दूसरे को भी बताने की कोशिश करेंगे।
सिलेक्शन के बाद ही बताता है कोई भी स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ देखिए ओबी पैरस बीबी पैरस क्या होते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। ओबी पैरस क्या है, बीबी पैरस, ओबी पैरस जो अंडा देते हैं, बीबी पैरस जो बच्चा देते हैं, ये सब चीज़ें यार खतरनाक कराई गई हैं। तो ये सब चीज़ें देख लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर ना मैं तो इतना शानदार पढ़ा दिया हूँ कि अब आपको बताएं ही क्या। अगर जो भी स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, आप प्लेलिस्ट में जाएँ, इस प्लेलिस्ट के नेम से बनी हुई है और इसमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है, थ्योरी भी कराया हूँ, क्वेश्चन भी कराया हूँ। तो जाके इस चैप्टर को एकदम शानदार पढ़ें और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें प्लांट एकदम पूरा कवर किया गया है। तो इसमें देखिए पॉलिनेशन भी आता है इसी चैप्टर में, जो कि मैं बहुत शानदार पढ़ाया हूँ, तो वो जाके आप देखिएगा। और इसमें देखिए क्या एंड्रोसियम गाइनोसियम जो फ्लावर का पार्ट होता है, फ्लावर जो पार्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो आप देखिएगा। एंड्रोसियम किसको कहते हैं, गाइनोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम में क्या क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, गाइनोसियम क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होती है। ये सब आप देखिएगा, थोड़ा सा इसमें चीज़ें आप देख लीजिएगा, यहाँ से पढ़िएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे, टेपिटम क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होती है, माइक्रोजेनेसिस क्या होती है, थोड़ा सा ये भी एक बार रिव्यू आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, लेगुमिनस प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताया गया होगा, तो ये आप देख लीजिएगा। पॉलन ग्रेन क्या होती है, पॉलन ग्रेन क्या होती है, ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें और जो इम्पॉर्टेंट है, मैं वो चीज़ आपको थोड़ा सा रिव्यू करा दे रहा हूँ। तो हाँ, मोनोकार्पली, यूनिकार्पली, ये सब आप देख सकते हैं। हाँ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ज़रूर देखिएगा कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किसके पार्ट होते हैं। ये देखिए एक पिस्टिल होता है, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड ओवरी होता है। अब ये क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या होते हैं, ये आप ज़रूर देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, अब यहाँ पर देखिएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी सब दिए गए हैं। मेगास्पोरोगोनिया क्या होती है, ओव्यूल्स क्या होते हैं, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, तो मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। और ये देखिए फ्यूनिकल किसका पार्ट होता है, हाइलम क्या होती हैं, ये देखिएगा। चलाजा इंड क्या होती है, चलाजा इंड, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देख के रिव्यू करके जाना है। माइक्रोजेनेसिस देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे, यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ नीचे आएंगे पॉलिनेशन, यहाँ चीज़ें क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पॉलिनेशन से 100% क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलना ही चाहिए और मिल भी सकता है कि पॉलिनेशन क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ बात करेंगे कि ऑटोगैमी पूछ जरूर आप पढ़ के जाइएगा कि ऑटोगैमी क्या होती है। इस ऑटोगैमी टाइप पॉलिनेशन होता है, जिसमें इसका एग्जाम्पल ऑक्जेलिस एंड कॉम्लियाना आप मैंने बताया ही है, जिसमें ऑटोगैमी में 2 आते हैं, चेस्मोगैमस आता है और क्लिस्टोगैमस आते हैं। ये देखिए नीचे दिया गया है कि ऑटोनोमी में 2 आते हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस मैंने बताया था, एकदम मुट्ठी बंद कर लीजिए, मतलब ये क्लिस्टोगैमस क्या होते हैं, ये ओपन नहीं होते हैं, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये देखिएगा। और चेस्मोगैमस क्या होते हैं, ये तो एक्सपोज्ड के अंडर में आते हैं, मतलब खुले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेस्मोगैमस दिया गया है जो कि एकदम ओपन है, यहाँ क्लिस्टोगैमस जो कि एकदम क्लोज है। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और पॉलिनेशन में एजेंट क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनेशन के एजेंट क्या होते हैं, तो ये भी आप ज़रूर करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अब एजेंट क्या होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक एजेंट होते हैं। एबायोटिक मीन्स आजीव आपको मान सकते हैं, मतलब जिनमें जान ना हो उसको एबायोटिक में रख सकते हैं, और बायोटिक में रख सकते हैं ऐसे जिसमें जान होती है, जैसे एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ सब चीज़ें दी गई हैं। तो ये देखिए पॉलिनेशन में दिया गया है। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ चीज़ें और क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पॉलिनेशन वाला जो पूरा कवर किया गया है ना, तो ये आप करके जाइएगा, पॉलिनेशन कवर कर लीजिएगा। विंड के थ्रू को क्या क्या होते हैं, पॉलिनेशन कौन कराता है, वाटर के थ्रू, वाटर का पॉलिनेशन किस में होता है, जैसे हाइड्रा, बलिस्नेरिया, जोस्टेरा, यहाँ सब दिया गया है। एग्जाम्पल ऐसे आप देखेंगे तो मिलेगा, इसमें कहीं ना कहीं होगा ही ज़रूर। तो वो सब चीज़ें आप करके जाएंगे। फिर उसके बाद हाँ इतना कर लीजिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट भी आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, तो वो चीज़ें आप करेंगे। यहाँ देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाँ थोड़ा सा ये देख सकते हैं, इसमें
इसमें अगर देखना है, हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन आप ज़रूर करके जाइएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में चीज़ें आप अच्छे से क्लियर करिएगा। इसमें भी सिंगाइमी आता है, डबल फर्टिलाइजेशन आता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आते हैं। तो ये 3 चीज़ आप करके ज़रूर जाइएगा। बट इतना ही आपको इस चैप्टर में करने हैं, ज़्यादा कुछ है लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। ये सब चीज़ें, सीड क्या होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीड में भी पूछा जाता है एल्बुमिनस सीड क्या है और नॉन एल्बुमिनस सीड क्या है, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। इसमें पूछा ही जाता है कि एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल बताइए और नॉन एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल। नॉन एल्बुमिनस सीड में आता नहीं है पी, जैसे मटर नहीं होता, ग्राउंड नट होता है, एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में। यहाँ आप पढ़ेंगे ना, देखिए पी, यहाँ व्हीट, मेज और बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर, ये किसके एग्जाम्पल है, ये एल्बुमिनस के हैं। एल्बुमिनस जिसमें भोजन वाले पदार्थ वो पाए जाते हैं, स्टोर वाले, व्हीट, मेज और बार्ली, कैस्टर। इसमें क्या होते हैं, एंडोस्पर्म जो होते हैं वो कम्प्लीटली जो होते हैं भोजन जो होते हैं यूज नहीं कर पाते हैं एल्बुमिनस में। और नॉन एल्बुमिनस में क्या होता है, इसमें जो रेसिडुअल एंडोस्पर्म होता है ना, वो बचता ही नहीं है, पूरा कम्प्लीटली कंज्यूम किया जाता है। किसके द्वारा, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उसको नॉन एल्बुमिनस कहते हैं। तो नॉन एल्बुमिनस का इसमें दिया गया है, पी एंड ग्राउंडनट दिया गया है। तो ये एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें कराई गई हैं। फिर उसके बाद हाँ, एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं और ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं। ये यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते ही हैं हमेशा कि फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं और कौन से ट्रू फ्रूट्स किसको बोलते हैं। तो जो ओवरी से जिसका ओवरी से डेवलपमेंट होता है, जिस फ्रूट का डेवलपमेंट या डेवलपमेंट केवल ओवरी से होता है, उसको ट्रू फ्रूट कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया होगा, आप अच्छे से देख सकते हैं कि ट्रू फ्रूट क्या होती है। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, जिस ओवरी से डेवलपमेंट होता है उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर, देखिए सच फ्रूट यहाँ पे दिया गया, थैलमस, मान लीजिए कोई फ्रूट है उसका थैलमस से डेवलपमेंट हो जा रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फॉल्स फ्रूट। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपकी बताई गई हैं कि कौन कौन से होते हैं। फिर यहीं पे एक चीज़ और होगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होगा, वो भी खूब भयानक पूछा जाता है कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसको बोला जाता है। तो जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है ना, उसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस किसको बोलते हैं, ये सब मिग। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आप अच्छे से करके जाइएगा। पार्थिनोकार्पी फ्रूट देख लीजिएगा, एग्जाम्पल पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, ये सब चीज़ें करके जाइएगा। तो यहाँ से इस चैप्टर को फिनिश होता है। यहाँ एपोमिक्सिस देखिए दिया गया है कि एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस भी देखिएगा। तो नेक्स्ट में चलिए हम लोग पॉलीम्ब्रियानी भी देख लीजिएगा कि पॉलीम्ब्रियानी किस में पाया जाता है, देखने को मिलता है, तो ये भी देख लीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, भाई ये चैप्टर ना, चैप्टर नंबर 3, जिसको भी कन्फ्यूजन है कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, तो ये इसको कितनी बार आप बोलें कि कितना स्टार लगा लें कि वेरी इंपॉर्टेंट, कह नहीं सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका है। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएगा। पिछली बार भी 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आए ही थे, इस बार आएंगे ही। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर अगर आपको कंप्लीट करना है, एकदम कंसेप्चुअल, थ्योरी, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कुछ भी, तो आप चैनल पे जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई है, थ्योरी भी क्वेश्चन भी एकदम शानदार, कभी भूलेंगे नहीं और जीवन में भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, दावा है, कॉन्फिडेंस है, जाके आप एक बार देखें ज़रूर। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कुछ करके जाना पड़ेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनमें क्या क्या होती हैं, क्या टेस्टिस क्या होता है, एसेसरी डक्ट क्या होती हैं, एसेसरी ग्लैंड क्या होती हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होती है, इंटरनल जेनाइटेलिया क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा जाएंगे, वहाँ से कवर करेंगे। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है, कितना टेम्परेचर ये डाउन करता है बॉडी टेम्परेचर से, ये सब चीज़ें आप कर लेंगे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर लीडिंग सेल क्या होती है ये भी देखिएगा, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर वास डिफरेंस को कट करते हैं तो कहाँ पे कट किया जाता है और उसको क्या बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड में, वो सब चीज़ें बताई गई हैं, तो वो करिएगा। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होती हैं ये भी आपको पूरे अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं।
तो ये इसमें भी ऐसे ही आप क्या फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन में ये देखिए जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, ये देखिए ये किसका ये बनाया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ये एनसीईआरटी में बनाया गया है। यहाँ से आप पूरा देखिए ये यूट्रस पूरा है, यूट्रस है, यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एकदम लास्ट में, और ओवरी, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट भी हैं, यहाँ पे इंटरस्टिशियल्स होते हैं, यहाँ पे इस्थमस, यहाँ पे एम्पुला, यहाँ पे इनफंडिबुलम, यहाँ पे फिम्बरी, और पूरा ये फैलोपियन ट्यूब। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नज़दीक यूट्रस के पार्ट कौन होता है, ओवरी के सबसे नज़दीक कौन होता है, और तो ये सब चीज़ें अच्छे से कराया गया है, जाके करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, लेबिया माइनोरा, मेजोरा, कलेटोरिस, थोड़ा सा इन सभी के बारे में चीज़ें। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है ये ज़रूर देखिएगा, गैमेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोगोनिया क्या होती हैं, ये चीज़ें आप देख लेंगे। स्पर्मेशन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पर्मेशन से क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो ये आप देख लेंगे। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था ना, स्पर्मेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि वहाँ पे अगर एलएच हार्मोन जो होता है, एलएच हार्मोन क्या करता है, ये भी हार्मोन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एलएच हार्मोन किस पे काम करता है, तो ये लीडिंग सेल पे काम करता है, LEY होता है, DING होता है, लीडिंग सेल्स होती है, लीडिंग सेल्स पे वर्क करेगा। फिर एंड्रोजन हार्मोन निकलेगा, एंड्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, फिर स्पर्म बनता है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से करके जाएंगे, वो सब क्वेश्चन पूछा ही गया है। हाँ, थोड़ा सा ये आप देखिएगा इसमें, हाँ इसमें हेड के बारे में पढ़ लीजिएगा, नेक और टेल के बारे में। अब इसमें ये जो मिडिल पार्ट है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, हाँ यही चीज़ें आप अच्छे से इसको, प्यूबर्टी ये देखिए, ये ओगोनिया है, ये फीमेल में ओवम बन रहा है, और ये मेल में क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। स्पर्मेटोजोवा को ही स्पर्म बोला जाता है। ये देखिए ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखिएगा, मीनार्ची किसको बोलते हैं और मीनोपॉज किसको बोलते हैं। मीनोपॉज का मतलब बंद होना, मीनार्ची का मतलब शुरू होना। अब क्या शुरू होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना और शुरू होना और बंद होना, ये सब चीज़ें अच्छे से देखेंगे। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन क्या होती है, इम्प्लांटेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ के ज़रूर जाइएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही। और हार्मोन, इसमें देखिए इस चैप्टर में ना, और आप 11th क्लास के एंडोक्राइन वाले चैप्टर में जाएंगे, एकदम लास्ट वाले चैप्टर में जाएंगे। एनसीईआरटी खोलिए क्लास 11th की, और एकदम लास्ट चैप्टर, और इस चैप्टर को आप कोरिलेट करके दोनों को साथ में रख के चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में हार्मोन है और ग्लैंड है, तो वहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोनों इंटरलिंक चैप्टर हैं, तो अच्छे लगेंगे और समझ में चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सब हार्मोन देखिए, प्लेसेंटल, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इन सभी के बारे में पूछे गए हैं। प्रेगनेंसी में कौन से हार्मोन जिम्मेदार होता है, कौन सा हार्मोन वर्क करता है, तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन, मेल हार्मोन की फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन भाई, एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन है, एस्ट्रोजन स्त्री में मतलब फीमेल्स में। और अगर एंड्रोजन की बात करेंगे तो किस में होता है, वो मेल हार्मोन होता है। लैक्टेशन क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, ये सब चीज़ें आप करके जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर की और लास्ट चैप्टर की तरफ मूव कर, ये भी चैप्टर मैं बहुत शानदार कराया हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, या फिजिक्स हो गया आपका, या केमिस्ट्री हो गया, या फिर बायोलॉजी हो गया, या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, या फिर जीके हो गया, या फिर इंग्लिश हो गया, तो इन सभी चीज़ एकदम इतने प्रॉपर से कराई गई हैं ना, कि अगर प्रॉपर से सब एकदम अच्छे से कर ले गए और पूरा रिवाइज कर ले गए, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो रहा। अगर दिमाग में सब चीज़ फीड हो गया, कंसेप्ट जो जितनी चीज़ें कराई गई हैं, तो आप 160-170 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 200 क्वेश्चन में अटल बिहारी का अगर देने जा रहे हैं और एम्स का देने जा रहे हैं ना, 100 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आप 80+ क्वेश्चन आपके सही कर सकते हैं। लेकिन वही है कि आप कितने डेडिकेशन से पढ़ते हैं। नहीं तो आप नए वीडियो खोजेंगे ना, तो फिर खोजते ही रह जाएंगे। पुरानी वीडियो में दम है एकदम शानदार, अगर दम नहीं होता ना, तो फिर मैं नहीं कहता, समय मैं नहीं बर्बाद करता कि फालतू के क्वेश्चन कराया हूँ तो आपको कहूँ कि जाके वो रिवाइज करें, वो उसमें मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो मैं वो सब चीज़ें नहीं करता, जो भी स्टूडेंट को करना है वो कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर से थोड़ा सा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन तो 100% पूछे ही जाएंगे, और एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, और हर बार पेट क्वेश्चन है कुछ, वही क्वेश्चन रिवाइज होते ही रहते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा
एक क्वेश्चन बनता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू किया गया था इंडिया में, तो 1951 में यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है, 1951 ही आप लोग लगाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट कब शुरू किया गया था इंडिया में, तो ये देखिएगा ये दिया गया है, इसमें 1951 दिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन पूछता है और आरसीएच भी पूछता है कि आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो भी देखिएगा। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ क्या होता है, हेल्थ आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, तो वो भी देखिएगा, उसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट किया जाता है। अमीनोसेंटेसिस भी देखिएगा, ये भी दे सकता है एमनियोसेंटेसिस, ये क्या होती है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एक होता है जो बेस्ड होता है क्रोमोसोमल पैटर्न पे। एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के चेक किया जाता है, प्रेगनेंसी में ही टेस्ट किया जाता है, बच्चे का क्रोमोसोमल पैटर्न चेक किया जाता है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। हाँ, एक और है CDRI, ये भी खूब पूछता है कि CDRI क्या है। CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है यही पूछता है कि CDRI आपका कहाँ पे है, ये इंडिया में है। अगर ऐसे पूछ लिया कि CDRI इंडिया में तो है लेकिन कहाँ पे है, लखनऊ में है, तो ये सब अच्छे से देखिएगा, CDRI देखिएगा। फिर उसके बाद आप बर्थ कंट्रोल वाला थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप मूव कर सकते हैं। MMR IMR क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप जरूर देखिएगा। MIR का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे की जो मरने की दर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और ये देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी मीन्स क्या होता है, मरना होता है। मोर्टेलिटी और नेटिलिटी मीन्स होता है जन्म होता है और मोर्टेलिटी मीन्स मरना होता है। तो मदर्स का जो प्रेगनेंसी के दौरान तो काफ़ी बच्चे और मदर्स का डेथ होता है, ये तो वही चीज़ है। MMR मदर्स के लिए, IMR इन्फेंट मीन्स छोटे बच्चे, 0 से लेके 1 मंथ तक जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको इन्फेंट बच्चा बोला जाता है, इन्फेंट या इन्फेंसी बोला जाता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ये सब चीज़ें बताई गई हैं, लाखों बार बताई गई हैं चैनल पे जाके। हाँ, नेचुरल बर्थ क्या होती है, ये सब ज़रूर देख के जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। नेचुरल मेथड, ये देखिए कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही, 100% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट तो नहीं बता पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ, बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड होते हैं, ये सब चीज़ें दी गई हैं। बर्थ कंट्रोल के मेथड क्या हैं, नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इम्प्लांट कुछ इंजेक्टेबल के फॉर्म में आती है, कुछ स्टरलाइजेशन और सर्जिकल मेथड होते हैं। तो ये सब मेथड आप पढ़ के जाएंगे। हर बार क्वेश्चन पूछता है कापर ये देखिए कापर रिलीजिंग, ये ऐसे पूछ लेता है। नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस का नाम पूछ लेता है। तो लिप्स लूप काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत बार कराई गई हैं और बहुत ज़ोरदार कराई गई हैं, जाके रिवाइज करें। कुछ पिल्स भी आपको याद कर लेना है, जैसे CDRI लखनऊ में मैंने बताया था। CDRI क्या करती है भाई, CDRI जो होती है वो सहेली एक पिल्स होती है, जो क्या होती है, नॉन स्टेरॉयड प्रिपरेशन होती है, नॉन स्टेरॉयड पिल्स होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया ही गया है सहेली, तो वो आप ज़रूर देखिएगा सहेली कहाँ पे बनती है। CDRI लखनऊ में बनाई गई थी। तो ये सब चीज़ें आप देखिएगा। स्टरलाइजेशन के मेथड भी दिया गया है, ये बर्थ कंट्रोल के ये भी मेथड है स्टरलाइजेशन। अब फीमेल्स में भी स्टरलाइजेशन होता है और मेल में भी। स्टरलाइजेशन का मतलब परमानेंट सीज कर दिया जाता है, बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। अगर ये इसमें मेल्स में बेसेक्टोमी होती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं वाश डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, क्योंकि यहीं से तो सीमन अब यहाँ जा ही नहीं पाएगा। यहाँ सीमन बनता है, कहाँ बनता है, ये टेस्टिस में बनता है, स्पर्म बनते हैं। स्पर्म में सीमन तो जाएगा लेकिन सीमन में स्पर्म नहीं रहेगा, तो वो शुक्राणु रहेंगे नहीं, तो वो जाके स्पर्म यहीं से तो जाके फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। अगर फैलोपियन ट्यूब को कट के बांध देंगे तो यहाँ तो अंडे का उत्सर्जन होता रहेगा, जो ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन तो होगा, लेकिन ये यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में आ ही नहीं पाएगा। और जब यहाँ से निकलेगा यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, तो एम्पुलर जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो स्टरलाइजेशन मेथड है बर्थ कंट्रोल के, ये अब जरूर करके जाइएगा। और कुछ बर्थ कंट्रोल के कुछ सिग्निफिकेंट मेथड भी दिए गए हैं। नेचुरल मेथड क्या होती है, बैरियर मेथड क्या होते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें आप करके
जाइएगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी और बनता है। कुछ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट कुछ होती हैं, यहाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर यहाँ पे एमटीपी जरूर पढ़ के जाइएगा कि एमटीपी कब कराई जाती है, सेफ पीरियड कब माना जाता है। 3 मंथ के अंदर एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इसका एमटीपी नाम है 12 वीक्स यहाँ दिया गया है कि सेफ पीरियड माना जाता है। एबॉर्शन वाली ये सिचुएशन होती है ना, जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी होती है, तो ये ज़रूर देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज 1971 में कर दिया था, स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दिया था कि ये लीगलाइज है। तो इसमें देख लीजिएगा एमटी का मिसयूज होने लगा था। तो ये सब चीज़ें आप देखिएगा। फिर उसके बाद आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी होती है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल के थ्रू फैल सकती हैं, वेनेरियल डिजीज उसको बोलते हैं, खतरनाक, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती हैं, जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस, यहाँ सब दिया गया होगा। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया होगा, जेनाइटल हर्पीज हैं, ये देखिए यहाँ पे सब चीज़ें दी गई हैं। गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ऐसे सिफिलिस हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया, ट्राइकोमोनास ये देखिए दिया गया है, हेपेटाइटिस बी दिया गया है, एड्स दिया गया है। ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये अच्छे से देख लीजिएगा। और हाँ, तो इतना चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस इनफर्टिलिटी में, हाँ, इनफर्टिलिटी जो हो जाती है ना, इनफर्टिलिटी के कुछ मेथड होते हैं जिसको इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, मतलब उसको ख़त्म किया जाता है और फर्टाइल बनाया जाता है। कहते नहीं है जो बाँझपन होता है ना, उसको भी, जिसको मान लीजिए किसी पर्सन, कोई लेडीज़ है, डिजीज़ तो होती है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ में डिजीज़ें होती हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा सीन, वो है क्या होता है, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। अब उसमें यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ चीज़ें उसमें, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, कुछ यूट्रस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होती है। तो उनको भी तो भाई देखिए, बेबी और बच्चे को सबको आवश्यकता होती है, सबको अपना जनरेशन चलाना होता है, तो कुछ मेथड हैं, उनको भी तो मेथड तो, मेडिकल फील्ड इतना एडवांस है तो कुछ ना कुछ मेथड होगा। तो इन सभी चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART क्या होती है, आप सुने होंगे कि किसी को लड़का नहीं होता है तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान करना पड़ता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या करना पड़ता है, किसी से अगर उनको अंडे बन रहे हैं, अगर मान लीजिए उनका यूट्रस किसी फीमेल्स का, मान लीजिए वो बर्थ नहीं कर पा रही हैं, बच्चे का जन्म नहीं दे पा रही हैं, तो क्या होता है, ये देखा जाता है, चेकअप कराया जाता है। काफ़ी चेकअप होते हैं कि देखते हैं कि क्या यूट्रस में प्रॉब्लम है, कि ओवरी का फार्मेशन नहीं हो रहा है, कि हार्मोनल प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि उनका यूट्रस एकदम सही है लेकिन कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो कि ओवरी का फार्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या किया जाता है, दूसरे से, उनके क्लोज रिलेटिव कोई होते हैं तो वहाँ से ओवरी लेके, फिर उसके बाद बाहर उनके हस्बैंड से स्पर्म लेके बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा के, कुछ एम्ब्रियो का जब जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको लेके डायरेक्ट इंसीमिनेट कर दिया जाता है वेजाइना के थ्रू यूट्रस में, और डायरेक्ट वो उनको तो उसी पीरियड के हॉस्टाइल बनाया जाता है, फिर वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है, तो यूट्रस में आसानी से जन्म हो जाता है। और कोई महिलाओं में ऐसा होता है कि ओवुलेशन होता है लेकिन उनका यूट्रस सूटेबल नहीं होता है। सूटेबल क्या, यूट्रस में ट्यूमर हो गया, कुछ भी कोई डिजीज़ है, यूट्रस से डिजीज़, काफ़ी फैलोपियन ट्यूब से डिजीज़, यूट्रस से डिजीज़, और काफ़ी में तो सब कुछ अच्छे होते हैं, काफ़ी में ऐसे होते हैं ना कि यूट्रस मान लीजिए एकदम सही है और फैलोपियन ट्यूब भी सही है, एकदम बेस्ट है, तो क्या किया जाता है, अब यूट्रस भी सही है लेकिन उसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, अब वो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, तो उनको हार्मोनल थेरेपी भी दिया जाता है। हार्मोनल थेरेपी के थ्रू अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके क्या किया जाता है, अब ऐसे ही तो क्या मेल्स में भी प्रॉब्लम होती है, इरेक्शन पेनिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर स्पर्म नहीं बन रहे हैं, तो और चीज़ें, ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सीधे ART क्या होती है, IVF का फुल फॉर्म पढ़ना है, और IVF में होता क्या है, फिर ET क्या होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और ये एक गिफ्ट है। तो आप ये 2 चीज़ पढ़ेंगे, ART एक पढ़ लेंगे, 2-3 चीज़ पढ़ेंगे, एक IVF पढ़ लेंगे, एक जिफ्ट पढ़ लेंगे। ये जिफ्ट क्या होता है, एक इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र पढ़ लेंगे। ये 3-4 चीज़ आप पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन मिलेंगे ये। तो इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, ICSI का इंट्रासाइटोप्लाज्मिक
स्पर्म इंजेक्शन किया जाता है। तो जो मैंने अभी सब चीज़ें बता दी है, तो यहाँ सब चीज़ें वही सब चीज़ें दी गई हैं। तो इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे लगा। अगर नहीं सही लगा तो इसको फिर बंद करेंगे, दूसरे अकॉर्डिंग चलेंगे। और अगर आपको सही लग रहा है कि एक यूनिट एक वीडियो में मिल रही है और चीज़ें आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो आप कंटिन्यू करने को ज़रूर बोलिएगा। चलिए, और कंटिन्यू क्या, इन सभी चैप्टर को जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ ये सब चीज़ें बहुत ज़ोरदार चैनल पे कराई गई हैं। आप चैनल पे जाएं। चलिए थोड़ा सा चैनल के बारे में दिखा देते हैं। अभी इस समय न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो चीज़ें वीडियो खोज नहीं पा रहे हैं, कहाँ से करनी है चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा चैनल के बारे में रिव्यू कराते हैं। चलिए यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, ये मेरे चैनल का नेम दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, CET नीट चैनल। देखिए ये, और ज़ोरदार स्वागत करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करके ज़ोरदार स्वागत करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें। और जितनी व्यूज आएगी, जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे, उतने सफिशिएंट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। अच्छी अच्छी चीज़ें और सिलेक्शन 100% गारंटी आप लोग की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये चैनल का लोगो आपको दिखेगा, ये चैनल का नेम दिखेगा। अब इस पर आप क्लिक करिए। चलिए इसी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए, अब इस जब उस पर लोगो पे आप क्लिक कर देंगे, चैनल का पूरा फ्रंट कवर दिखेगा। नीचे जस्ट आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे चैनल पे देखेंगे, चैनल पे 58,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं, जो बहुत ज़ोरदार स्वागत किया गया है। बहुत ज़ोरदार मेहनत की गई है, आप लोग की वजह से ये सब चीज़ें इतना पॉसिबल हुआ है। लेकिन देखिए वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो देखिए, मेहनत क्या की गई है चैनल पे, 1700 वीडियो अपलोड की गई है। 2000 देखिए 20 से मैं अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे। 2021 में तैयारी कराया सभी स्टूडेंट का, 2022 में कराया, 2023, 2024, ये 4th ईयर है, 4थे साल में तैयारी करा रहा हूँ ताकि काफ़ी स्टूडेंट का हो जाए। मेरा 2019 में ही BSc नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया था, गवर्नमेंट कॉलेज सैफई इटावा में हो गया था। तो मेरा तो कोर्स अभी 2023 में कंप्लीट हुआ, नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस साल आपकी दुआ, आपकी सब कुछ अच्छा रहा, मेरा अच्छा रहा तो सिलेक्शन नर्सिंग ऑफिसर में हो जाएगा। 70, 75, 80 हज़ार की पर मंथ सैलरी आना शुरू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर से। इस बार अभी देखिए SGPGI हो गया, RML हो गया, फिर उसके बाद ESIC हो गया, UPMS हो गया, इतने फॉर्म सब पड़ गए हैं तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे अगर आपको तैयारी करनी है तो यहाँ देखिए होम पेज, वीडियो, शॉर्ट, लाइव। इस लाइव सेक्शन में 4-5 वीडियो मिल जाएंगी, आप जाके यहाँ से रिवाइज करिएगा, उसको देखिएगा। और टोटल आपको 700 वीडियो का टारगेट है। ये प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट यहाँ क्लिक करिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पे, फिर देखिए इसमें जितनी भी वीडियो ऐड की गई है, कोई भी वीडियो छोड़नी नहीं है। कोई भी वीडियो छोड़ने के लिए इसमें मैं ऐड किया ही नहीं हूँ। सब वीडियो में कॉन्सेप्ट है, सब वीडियो से क्वेश्चन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जो आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जो 200 क्वेश्चन आपको अटल बिहारी वाजपेयी पूछेगी, वही 200 क्वेश्चन में आपको 160 क्वेश्चन सिर्फ सही करने हैं। तो इन सभी 160 क्वेश्चन इन सभी वीडियो को देखने से आपको मिल जाएगा। लेकिन मिल कैसे जाएगा, जब आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स को आपको दिमाग में रिवाइज करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे, क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे भाई। हार्ड क्वेश्चन 2, 3, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूरे 200 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे। लेकिन अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो सभी हार्ड लगेंगे। अगर मीडियम में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, और थोड़ा सा अगर बेस्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। 3 तरीके के स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। एक तो कुछ नहीं पढ़े होते हैं, मतलब इंटर पास किए होते हैं, 10-20 दिन पढ़े होते हैं, 50, 60, 70 नंबर आते हैं उनके, तो उनका तो ऐसे ही रहता है, सब कन्फ्यूजन में, सब गेस करते हैं, सब तुक्का लगाते हैं, सिलेक्शन तो कभी होता ही नहीं है ना। ये सभी वीडियो देखते रहिए, सभी वीडियो को देखना है, सिलेक्शन होता नहीं है। 1 सेकंड वाले जो स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा पढ़े रहते हैं, मेहनत किए रहते हैं, वहाँ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। जब आप पढ़ के गए हैं तो कन्फ्यूजन होगा। एक स्टूडेंट, फिर उसके थर्ड टाइप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए होते हैं, 60-70% कोर्स कवर किए होते हैं, क्वेश्चन लगाए होते हैं, वो अपना देख के कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, कुछ क्वेश्चन को एकदम उनको रटा हुआ होता है, वही क्वेश्चन देखने को मिलता है, कुछ क्वेश्चन उनको गेस भी हो जाते हैं, तुक्का लगाते हैं, गेस करते हैं, कुछ वो क्वेश्चन सही कर देते हैं, वो सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको कौन से स्टूडेंट में आना है, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में मतलब आपको 80%, 80+ कोर्स कंप्लीट करना है, पूरे टोटल ये वीडियो कंप्लीट करने हैं 80%, और इतना आपका हो जाएगा। अगर इतना % कंप्लीट कर ले गए, सब चीज़ें कवर कर ले गए अच्छे से, तो हो जाएगा। कुछ चीज़ें आप स्वयं करेंगे,
कुछ चीज़ें भगवान की कृपा से हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन आप जो हार्ड वर्क करेंगे तो वहाँ से आपका लक चांस दे देगा, तो वहाँ से हो जाएगा, और 60% तो आप खुद कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू।